एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले ये नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। दो जगहों पर शव मिलने से इलाके में सनसनी, एक की नहीं हो सकी है पहचान। दुष्कर्म के एक मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। 2 सगे भाई समेत 4 आरोपियों को सुनाई गई 20-20 साल की सजा। और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा राजद परिवारवादी पार्टी है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में 2 जगह पर शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पहली घटना अय्यापुर थाना इलाके के चंदन बखरी की है, जहां एक युवक का लावारिस हालत में फेंका हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अय्यापुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मृतक की जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिस पर नाम लाल बाबू महतो और पता इस्लामपुर लिखा है, लेकिन वह उसी युवक का लाइसेंस है या नहीं किसी और का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने जब शव की जांच की तो पाया कि शरीर में 2 जगहों पर गोली लगने के निशान हैं। उसके नाक से खून निकला हुआ था जो जम गया था, जिससे प्रतीत होता था कि देर रात किसी ने उसकी हत्या कर लाश को वहां ठिकाना लगा दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी घटना सकरा थाना इलाके के पिलखी की है, जहां संदिग्ध स्थिति में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत महिला की पहचान 24 वर्षीय ममता कुमारी के रूप में हुई है। ममता के पति राहुल के मुताबिक उसकी पत्नी गर्भवती थी। पेट में दर्द हुआ, इलाज के लिए अस्पताल गई, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। कोई बातें न रलक है। अच्छा। कोई ना सीरियस, कहियो ना लड़का में कहत रह के मौसी हम ना ज्यादा दिन को इधर लफड़ा रहला खत्म न कहत रहला बाबू। हम कोई पारिवारिक कोई आपस में पारिवारिक कोई आपसी विवाद था क्या? हां, आपसी विवाद अपना घरे में जे है से सब एकरा घरे में कहानी लइके नाम लफुआ। क्या करते थे इनके पति? पति अगर जेले में बर्मा खतरा रहलक। आराम से पेशा से क्या करते हैं ये काम धंधा? उनका घर के फैमिली के तो सब दिल्ली रहत रहलक, कोनो घर वाला ससुर होय। क्या नाम हुआ इनके पति का? पति के इनका नाम है राहुल राय। और ये महिला का क्या नाम हुआ? ये ममता कुमारी। शादी कितने साल पहले हुई थी? 3 साल ही फागुन वेला था। कितने बच्चे हैं महिला के? एगो लड़की हुए, हम ही देखा सुना के ले रही तो वही खत्म हो गया है, साल भर पहले ही खत्म हो गई। शादी कहाँ हुई थी? पिलकी है ससुराल। ये घटना कब घटी है?
ई घटना घटलक है तो हमरा 1 बजे में फोन गेलक है सुनली 1 बजे में जानकारी हाँ मिली। एक बेर हमरा में मालूम भेलक है जे यहाँ के बहन भी मर गए। बताइए तो क्या है मामला। वैसे तो हमें कुछ पता नहीं था, इतना सुनने में आया है कि हाँ। हमारे चाचा जी रात को बात किए थे हमारी बहन से। अच्छा। तो उन्होंने मतलब घर में कुछ क्लेश हुआ था, इस वजह से मतलब मेरी बहन ने इतना कहा था कि मैं चाचा नहीं बचूंगी, कि मैं मर जाऊँ। उसके बाद सुबह थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद दोपहर में तकरीबन पता चला कि मेरी बहन के पेट में दर्द है। तो मेरे किसी चीज को लेकर पहले से लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्या? मतलब वो तो मतलब शादी थी और मतलब आपस में लड़ाई झगड़े हैं। तो उस बात से मेरी बहन को शायद कोई डिप्रेशन हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि चाचा मैं मतलब नहीं बचूंगी। अब क्या हुआ आपस में वो तो हमें नहीं पता। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना इलाके में 3 साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 2 सगे भाइयों समेत 4 आरोपितों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। सभी को 20-20 साल की कारावास व 50,000 रुपये की जुर्माना लगाया गया। बता दें कि सोमवार को विशेष पोक्सो कोर्ट द्वारा चारों को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद मंगलवार को चारों के खिलाफ सजा सुनाई गई। आरोपितों में प्रशांत गुप्ता, निशांत गुप्ता, पिंटू गुप्ता व आबिद अंसारी शामिल हैं। बताया गया है कि प्रशांत व निशांत सगे भाई हैं। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष 10 गवाहों को पेश किया था। वहीं कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान आरोपित के परिजनों ने हल्ला हंगामा किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से जमकर बदसलूकी की गई, कैमरा छीनने का प्रयास किया गया। हंगामा होने पर थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों व अन्य लोगों की मदद से किसी तरह मामला को शांत कराया गया, जिसमें आरोपितों के परिजन मौके से निकल गए। बताते चलें कि हथौड़ी थाना इलाके में 30 जुलाई 2019 की शाम को 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। वह दूध लाने के लिए निकली थी। जब वह दूध लेकर लौट रही थी तो प्रशांत ने उसे अगवा कर लिया था। इस दौरान उसका मुंह भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद उसे बसवारी में ले गए, जहां चारों ने मिलकर दुष्कर्म किया था। हाँ, ये मामला गैंग रेप का मामला था। पीड़िता के साथ चारों अभियुक्त मिलकर बसवाड़ी में ले जाकर गैंग रेप किए थे। उसी में जो है सो कल दोषी पाया गया था और दोषी पाने के बाद आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई हुई और चारों अभियुक्तों को 20-20 साल का सज़ा और 50,000 रुपया जुर्माना किया गया। 376 डी और 6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाया गया था, लेकिन मैक्सिमम सज़ा 376 डी में ही था जिस समय की घटना थी। बाद में 6 पोक्सो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उसमें तो मृत्युदंड तक का सज़ा का प्रावधान है, लेकिन हाँ 18 से कम की थी। हाँ, ये थाना महिला थाना में कांड दर्ज हुआ, लेकिन घटना जो है सो थाना की बढ़ेता गंगाराम गांव हथौड़ी थाना में पड़ता है, वहीं की घटना थी। वहाँ से SKMCH में पीड़िता को ले जाया गया था। SKMCH में महिला थाना द्वारा बयान दर्ज करने के बाद उसका केस दर्ज किया गया था। महिला थाना कांड संख्या 4619। उसके बाद अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के बाद आरोप पत्र हुआ, उसके बाद आरोप पत्र समर्पित करने के बाद ट्रायल हुआ। ट्रायल में कुल 20 साल का सज़ा दिया गया है। जी, ये 2019 से ही प्रारंभ हुआ अनुसंधान। आरोप गठन के बाद इसमें आरोप गठन हुआ इसका 4/7/2020 को, तो 2020 के बाद ही न्यायालय में प्रक्रिया। उसके बाद 10 गवाहों का प्रोसिक्यूशन की ओर से गवाही कराया गया। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद परिवारवादी पार्टी है, यहां भाई भाई में नफरत होना एक प्रकार से कहें तो स्वाभाविक बात है। उन्होंने तेज प्रताप के पार्टी छोड़ने की बात को निजी मामला बताया। वहीं तेज प्रताप के बीजेपी में एंट्री के सवाल पर कहा कि पहले वे पार्टी छोड़े तो सही, अभी तो सिर्फ छोड़ने की बात कही है। उन्होंने जहानाबाद में हुई हत्या पर भी दुख प्रकट किया। कहा कि कोई भी घटना निंदनीय होती है। जब एनडीए की सरकार नहीं थी तो अपराध करके बच जाता था, उसे संरक्षण मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। अब अपराधियों पर कार्रवाई होती है, उन्हें सजा भी मिलती है। उन्होंने कहा कि बोचहा उपचुनाव में हार हुई है, इसकी समीक्षा की जाएगी। किस स्तर पर चूक हुई है, समीक्षा के बाद बता दिया जाएगा। हम जीत और हार दोनों की समीक्षा करते हैं। जीतने पर अधिक खुश नहीं होते हैं तो हार पर उदास नहीं होते। हार जीत तो लगा रहता है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा शून्य से शिखर तक के सिद्धांतों की राजनीति में संघर्षरत रही है। आगे भी हम इसी सिद्धांत पर अपना अभियान जारी रखेंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी नीति की राजनीति करती है, राजनीति अपनी नीति के लिए करती है। सरकार अपने मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित कर उसके आधार पर भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसकी जड़ में जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस सबको दुरुस्त कर भारत को माने उसको अग्रिम पंक्ति में पहुंचाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के ध्येय से काम करती है। इसमें राजनीतिक चुनाव में एक सीट हारना, कोई चुनाव जीतना, कोई चुनाव हारना मायने कम बेश रखता है, बहुत मायने नहीं रखता। इसलिए कि हम उस समय भी काम करते थे जब हमारी कहीं न सरकार थी, नहीं हमारे जनप्रतिनिधि होते थे, और आज भी उसी अपने राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर जन सेवा के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, यहाँ से गरीबी मिटाने के लिए, कोई बेबस न हो, कोई अशिक्षित न हो, कोई बेघर न हो, ऐसे उद्देश्य से हम काम करते हैं। तो चुनाव का जीतना हारना मायने नहीं रखता। हम यह जरूर है कि जीत पर भी हम इतराते नहीं हैं और हार पे भी हम उदास नहीं होते हैं। हम हार में जीत खोजने वाले लोग हैं। जब कोई हार होती है तो एक हार से हम कई विजयी का रास्ता तय करते हैं। तो वो जहाँ के एक हार से हम आगे की विजयी का रास्ता ढूंढेंगे और अगर कहीं जो कमियां रह गई है उसकी समीक्षा करेंगे। तो आप क्या कारण मानते हैं इसको? चुनाव का क्या कारण मान रहे हैं? समीक्षा करेंगे तो आपको बता देंगे। हम अभी बोले कि समीक्षा करेंगे। तेज प्रताप राजद छोड़ने की बात अभी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? तेज प्रताप कहा है कि हम राजद कहे हैं अभी कि हम राजद छोड़ देंगे, राजद से इस्तीफा दे देंगे पार्टी से। क्या लग रहा है, राजद में सब कुछ ठीक है या नहीं? देखिए, हम अपनी बात करते हैं, हम दूसरे की बात नहीं करते। भाजपा अगर वो लेकिन इतना जरूर है कि जब भी किसी भी पार्टी के लिए राजनीति जब स्वार्थपूर्ण हो जाए, परिवार के लिए हो जाए और परिवार में भी खुद के लिए हो जाए, तो वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और आरजेडी परिवारवादी पार्टी है, इसलिए वहाँ इस प्रकार का एक दूसरे से भाई भाई में नफरत और जुड़ाव, यह तो एक प्रकार से कहिएगा कि स्वाभाविक। नहीं, अगर तेज प्रताप भाजपा में आने की बात कह दे कि हम भाजपा से आए, क्या एक्सेप्ट करेंगे? पहले वो आरजेडी छोड़ेंगे, उसके बाद की बात है ना। छोड़ने की बात तो कह ही दिए, ट्वीट भी कर दिए कि हम छोड़ रहे हैं ना, छोड़ देंगे तो फिर हम लोग देखते हैं। वो जहाँ चुनाव में कहा जा रहा है कि आपका जो कोई बेस माना जाता है उसको खत्म की बात या दूसरी हो जाने की बात नहीं। देखिए, हर चुनाव की हम समीक्षा करते हैं, ऐसा नहीं, और जीत की भी समीक्षा करते हैं। हम सिर्फ हार की समीक्षा नहीं करते, हम जीत की भी, हम लोग हार में भी और जीत में भी, समझे ना, समीक्षा करते हैं। यहाँ बोचहा में हार हुई है, ये समीकरण बिहार में और जगह नहीं ना, जो बोचहा में समीकरण बना, क्या वो समीकरण का डर नहीं ना कि बिहार में और कहीं लागू हो जाए? देखिए, हम लोग अपने नीति से काम करने वाले लोग हैं। मैंने बताया कि इस चुनाव की जब समीक्षा करेंगे तो हम फिर बताएंगे कि हमारे हार का कारण क्या क्या हुआ है। के कांड जो सवेरे हुए उस पर आपका कुछ? देखिए, दो चीज़ें, देखिए घटनाएं हुई है, कोई भी घटनाएं काफ़ी निंदनीय होती है, वहाँ की भी घटना निंदनीय है। लेकिन अभी एनडीए की सरकार, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है, यह सुशासन की सरकार है। और पहले क्या होता था कि कोई अपराधी अपराध करते थे तो उनको संरक्षण मिलता था। आज अपराधी अगर अपराध कर देता है तो उस पर कार्रवाई होती है, जेल जाता है, कानून उसको सजा देती है। इस प्रकार की प्रशासन अपनी तत्परता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई करती है। तो घटना कोई भी हो दुखद होती है, लेकिन यह सरकार तत्परता के साथ, सुशासन की सरकार है, कार्रवाई करती है, अपराधियों पर कार्रवाई करवाती है। आरपीएफ के आईजीएस मयंक मंगलवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन स्थित आरपीएफ पोस्ट पहुंचे। उन्हें आरपीएफ पदाधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट का मुआयना किया, फाइलों को देखा, कई मामले में थानेदार से पूछताछ की, कई मामलों में कमियां भी मिली। उन्होंने जल्द से जल्द मामले को निपटाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की।
इसमें कहा कि मुजफ्फरपुर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, सभी शिकायत को जल्द दूर किया जाए। 2 ऐसी शिकायत है जो रोजाना आता है, इसको लेकर फटकार भी लगाई गई। कहा कि समस्याएं की सूचना मिलना यह गलत है। अवैध वेंडिंग को लेकर आईजी ने कहा कि इसकी सूचना मिली है, इसको लेकर कमर्शियल के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी, इसके साथ ही नकेल कसा जाएगा। वहीं चलती ट्रेनों में होने वाले पत्थरबाजी को लेकर कहा कि यह घटना कोई एक जगह पर नहीं हो रहा, जिन जगहों पर घटनाएं हो रही हैं वहां चिन्हित किया जाएगा, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर गांव में कैंपेन चलाया जाएगा, गांव वाले से अपील की जाएगी कि वह यह काम नहीं करे, चेन पुलिंग नहीं करने की अपील की जाएगी। जन समुदाय का सहयोग मिला तो हम लोग और बेहतर काम करेंगे। टिकट बिचौलियों को लेकर उन्होंने कहा कि कार्रवाई अभी जारी रहेगा। और मुजफ्फर चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है रेल मानचित्र पर, तो इसका मैं अभी सुरक्षा व्यवस्था है वो मैं देखूँगा यहाँ पर क्या क्या कमजोरियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, तो वो सब हम लोग अभी इस पर डॉक्यूमेंट्स टाइम दूँगा, मैं देखूँगा क्या और करने की आवश्यकता है। सिस्टम्स में कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं जिसमें कि हमारे यात्रियों को एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव हो। तो अभी मैं निकलूँगा क्या पहले से कुछ इस तरह की शिकायत वगैरह कुछ यहाँ पे मिली है या? शिकायत नहीं, हमारा देखिए समीक्षा हम लोग करते हैं, सुरक्षा समीक्षा करते हैं, हर जगह की समीक्षा करते हैं। थाने का जो होता है का फंक्शनिंग कैसा है, रिकॉर्ड्स बिजनेस का रख रखाव कैसा है, स्टाफ से बात करेंगे, स्टाफ को क्या परेशानी है, हमारे रेजिडेंट्स में क्या परेशानी है, वो हर चीज़ पर हम लोग उसको एग्जामिन, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ उसको एग्जामिन करेंगे। सर जो इफेक्टिव स्टेट जहाँ पर जो इफेक्टिव स्टेशन है वहाँ पर पिकेटिंग की आदेश दिया गया है, लोग वहाँ पर पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं। बट ये जो हम लोगों ने एनालाइज किया है वो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता है, वो बड़ा स्पोराडिक टाइप का है कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, हर जगह। तो जन समुदाय को लेकर के, जनता को साथ में लेकर के, गांव के बड़े बुजुर्ग सबको लेकर के देखिए, जो लोग करते हैं उनको मना कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जिनको पत्थर से चोट लगता है उनकी कोई गलती नहीं होती है। ये लोग मौज मस्ती में पत्थर चला देते हैं, बट जिसको चोट पहुँचती है वो बहुत परेशान होता है, उसको अपना मेडिकल खर्चा में उतना पैसा खर्चा करेगा। तो दोनों चीज़ रहेगी। हम लोग एक रिक्वेस्ट है कि कैंपेन की तरफ से कि भाई ऐसे काम ना करें, और जो पकड़े जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। सर ट्रेनों में ये एक समस्या है, ये समस्या है चूँकि इतना फैला हुआ है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैंपेन्स की तरह हर गांव में हम लोग कैंपेन अभी शुरू भी कर रहे हैं, बहुत जगह कर भी रहे हैं जहाँ पर इसकी समस्या है कि पत्थरबाजी ना करें उसमें, बिकॉज अनसस्पेक्टिंग लोग जो बेचारे यात्री हैं या ट्रेन का क्रू है वो चोटिल हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो इस तरह के हम लोग एक हर विलेज टू विलेज जो ट्रैक के साथ है जहाँ पर पत्थरबाजी की, और ऐसे भी चेन पुलिंग ना करें। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए एक बार आप चेन पुल करते हो तो राष्ट्र को क्षति होती है ट्रेन के रुकने से, इससे राष्ट्रीय बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं सारे यात्रियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो अनावश्यक हर जगह रोकने के लिए जो ACP करते हैं वो ना करें, पत्थरबाजी करते हैं वो ना करें। बिकॉज क्या होता है कि जो हम लोग का जो फोकस होना चाहिए यात्री को और बेहतर सुरक्षा प्रदान करना, हम लोग को फिर वो डाइवर्ट हो जाता है कि वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, तो हम लोग को वहाँ पर कुछ अपने देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड है सबके पास। तो चाक चौबंद सुरक्षा होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें जन समुदाय का भी सहयोग मिले। तो जन समुदाय का सहयोग मिलेगा तो हम लोग जो है और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देते हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में चल रहे नाला निर्माण कार्य से लोगों को घर से निकलना दुश्वार हो गया है। कहने को शहर का विकास किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक दूरदर्शिता की वजह से आम जनजीवन नाला निर्माण कार्य से काफ़ी प्रभावित है। जिस इलाके में निर्माण हो रहा है उधर राहगीरों की बात तो छोड़िए, आसपास रहने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है। व्यवसाय तो ठप पड़ ही गया है। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों की परेशानी से अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, यहाँ के यात्री भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के मोटरसाइकिल स्टैंड की स्थिति भी नारकीय हो गई है। पूरे स्टैंड में शौचालय का मल और पानी घुस जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्टैंड में गाड़ी लगाने वाले लोग कतराने लगे हैं।
इससे संवेदक भी परेशान हैं। संवेदक राणा रंजीत का कहना है कि रेल अधिकारी भी पल्ला झाड़ने में लगे हैं, कहीं कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। तो ये भी कह दिए कि रेल अधिकारी कह दे तो स्टैंड बंद ही कर देते हैं। क्या परेशानी हो रहा है? ये बाइक का पार्किंग स्टैंड है, वो सामने जो नाली देखा जा रहा है वो नाली शौचालय का रॉ निकलता है उसमें से, इसको नाइट स्वेल कहते हैं। उस शौचालय का कोई पानी अपना खजाना होना चाहिए, इसमें कोई शौचालय का रॉ मटेरियल निकल जाता है और वो सीधा इसके अंदर से जाता है। अभी क्या हो रहा है, सिटी वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नाला का निर्माण हो रहा है, वो लोग बाहर से बंद कर दिए हुए हैं और ये सारा पानी मेरे उस कैंपस में फैल गया। आप देखिए किस परिस्थिति में यहाँ पर जो हमारे कस्टमर हैं बाइक जो लगाते हैं, कैसे ला के बाइक लगाए, वो इस गंदगी में लगाना पसंद करेंगे क्या? और अभी यहाँ के जो रेलवे के पदाधिकारी कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। क्या नाम है, स्टेशन डायरेक्टर साहब को बोलिए तो बोलते इन साहब से बात कर लिए, इन साहब से बोलते थे ऐसे साहब से बात कर लीजिए। बास्केटबॉल की तरह एक दूसरे को खाली थ्रो करने में ये कोई जिम्मेवारी तय करने के लिए नहीं है। मैं रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक अच्छी राशि रेलवे को देता हूँ मैं, उसके बावजूद रेल प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग की बात नहीं होती है। और जब ये पानी अब इस पर किस परिस्थिति में हम काम करें, या तो रेल प्रशासन हमको लिख के दे दे इसको बंद कर देने के लिए तत्काल जब तक इसका कार्य पूरा नहीं होता है, या अपने स्तर से इसको साफ करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि ये नारकीय है और ये नाइट स्वेल बता है, इसमें काम करना संभव नहीं है, ना तो मेरे कर्मचारियों के लिए और ना हमारे कस्टमर के लिए। नुकसान भी हो रहा होगा, आर्थिक नुकसान रोज है। जैसे मान लिया कस्टमर इसमें कैसे लगाना पसंद है, भाई साहब आप देख लीजिए कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है इस तरह के नाइट स्वेल है। वो नाली कवर होना चाहिए, कवर नहीं है, वहाँ खजाना पड़ा हुआ है। मैंने कई बार कहा कि नहीं तो उसे कनेक्टिविटी कर दी जाए, लेकिन रेल प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो भरपाई कैसे होगा? भरपाई अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से कहेंगे कि प्रशासन का आँख खुले, नींद खुले इनकी, और ये देखे इसी को व्यवस्था करे ताकि मेरा नुकसान बंद हो। और यात्री सुविधा, क्योंकि ये स्टैंड मुझे कमाने के लिए नहीं दिया गया है, ये यात्रियों की सुविधा के हित में दिया गया है, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनके बाइक लगे और पैसेंजर की सुविधा के नाम पर दिया जाता है, न कि मुझे कमाने के लिए दिया जाता है। और पैसेंजर की सुविधा बिल्कुल नदारत है, ये आपके सामने है, कहने सुनने की बात नहीं है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 5 निकास द्वार है, महावीर द्वार, गौतम खुदीराम बोस द्वार और टेम्पो स्टैंड के लिए वहाँ फिर गौतम बुद्ध द्वार, इस तरह की बात है। और ये हनुमान मंदिर के पास है और सारा द्वार बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक द्वार बचा हुआ है खुदीराम बोस द्वार। तो उससे सारा पैसेंजर, चाहे वो किसी भी टेम्पो स्टैंड वाले हों या पैसेंजर आने जाने वाले हों, पिक एंड ड्रॉप वाले, सारी गाड़ियाँ उससे आप जाकर देखा जाए अपने स्तर से उस गेट पर खुदीराम बोस पर कितना जाम चलता है। वहाँ आए दिन रोज़ दुर्घटना होती है, प्राय अधिकारी का आवागमन होता रहता है। और वहाँ पर साइकिल से लेकर 4 व्हीलर और जितनी भी गाड़ियाँ आती है, चाहे वो सीआरपी की गाड़ी हो, आती रहती है। और एक गेट से सारा पैसेंजर एक ही गेट से निकलता है, जो कि असंभव है। और प्राय दिन भर जाम, रात भर जाम लगा रहता है। उसके बावजूद हमारे रेल के पदाधिकारी नींद नहीं खुल रही है, न उसकी कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जा रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के चर्चे चरम सीमा पर हैं। इस कड़ी में बिहार में भी सरकार के मंत्री रामसूरत राय द्वारा सरकारी अतिक्रमण वाले ज़मीन पर अवैध कब्जा को लेकर यह बयान दिया गया कि जो भी अवैध कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ रोड मैप तैयार कर लिया गया है, बहुत जल्द बुलडोजर चलेगा। इस बयान के बाद मंत्री जी के गृह जिले मुजफ्फरपुर में ही विरोध होना शुरू हो गया है। जिले के मरवन क्षेत्र संख्या 22 से जिला परिषद सदस्य कुंदन कुमार ने कहा कि अगर बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो वो है राजस्व विभाग में, जिसके कर्मचारी से लेकर वरीय अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पहले मंत्री जी अपने विभाग को सुधार करें, बुलडोजर बाबा का नकल नहीं करें। योगी जी बुलडोजर बाबा हैं, उनका काम दिखाना है। अगर बुलडोजर बाबा का नकल करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता ही मंत्री जी का शक्ल खराब कर दे। ऐसे में कहा जा सकता है कि यूपी वाले बुलडोजर बाबा के तर्ज पर बिहार में खुद को स्थापित करने में जुटे बिहार सरकार के मंत्री के गृह जिले में ही विरोधाभास शुरू हो गया है। तो फिर बिहार में बुलडोजर कितना कारगर होगा? राजस्व मंत्री राजस्व कर्मचारी के माध्यम से खुद पैसे का तस्सीली करवा रहे हैं। आज वो सरकारी जमीन को खाली करवाने का बात कर रहे हैं, अच्छा पहल है, इसका हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन पहले वो अपने आप को ठीक करें। जगह जगह से गरीबों का शोषण करवा करके और राजस्व कर्मचारी से पैसा लेकर के अपना जेब भर रहे हैं। अब वो चले हैं बाबा योगीनाथ का नकल करके बुलडोजर चलवाने के लिए। पहले वो अपना सिस्टम को ठीक करे, नहीं तो ऐसा न हो कि आम पब्लिक जो है उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करे। सबसे भ्रष्ट मंत्रालय का जो सिस्टम है आज के दिन में देखने को मिल रहा है। पूरा राजस्व विभाग करप्शन से भरा हुआ है।
पूरे बिहार की स्थिति डगमाडोल है। कहीं राजस्व कर्मचारी राजस्व विभाग द्वारा कोई वाजिब काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसे लेन देन का खेल चल रहा है। अपने आप को सुधारे राजस्व विभाग के मंत्री जो माननीय हैं, बुलडोजर बाबा का नाम के रूप में प्रचलित होना चाह रहे हैं, नकल न करें तो शकल खराब हो जाएगा उनका। मुजफ्फरपुर खुदरा मोबाइल विक्रेता संघ ने मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो पर मनमानी और दोहरा मापदंड बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि बुधवार को आमगोला क्षेत्र में ओप्पो के क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। इसके माध्यम से मोबाइल विक्रेता संघ ओप्पो कंपनी से मांग रखेंगे कि भले ही वो अपने उत्पादों को ऑनलाइन भी बेचे, लेकिन खुदरा विक्रेताओं को भी ऑर्डर के मुताबिक उत्पाद मुहैया करावे, अन्यथा आने वाले दिनों में मोबाइल विक्रेता संघ ओप्पो कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करने को विवश होंगे। मौके पर संघ के उपाध्यक्ष सह मोबाइल विक्रेता मोहम्मद दिलशाद, अजय चंद चौधरी, निहाल अहमद, राजेश कुमार आदि उपस्थित थे। नमस्कार। जितने भी सम्मानित हमारे प्रेस के भाई लोग आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन कि वो लोग आके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। हम ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन से हैं। पूरे भारत में हमारे 1.5 लाख मोबाइल व्यापारी हैं जो हम लोग मोबाइल के व्यापार से अपने घर का पालन पोषण करते हैं। पिछले 20-22 सालों से हम लोग मोबाइल ट्रेड से ही जुड़े हुए हैं। लगातार इसी के थ्रू हमारा घर परिवार चलता है। पिछले 6-7 सालों से कुछ ब्रांडें आके इंडिया में बाहर से आके और अपना व्यापार करने लगी, जो अनैतिक प्रयास करने लगे। पहले तो वो लोग हमारे थ्रू अपने मोबाइल को बेचवाएं और आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो विदेशी कंपनियां हैं उनके थ्रू अपना मोबाइल बेचवाती हैं। हम लोग को सप्लाई वो कम करते हैं, 20% हमें सप्लाई करते हैं, 80% वो ऑनलाइन में सप्लाई करते हैं। जबकि सरकार को टैक्स हम देते हैं, हमारे टैक्स से ही गवर्नमेंट को फ़ायदा भी होता है। आज अगर 9% हम बिहार सरकार को देते हैं, 18% 9% हम स्टेट्स और 9% हम नेशनल दोनों देते हैं, तो 18% टैक्स से बेनिफिट गवर्नमेंट को होती है। लेकिन ये विदेशी कंपनियां क्या है, डायरेक्ट सप्लाई करके टैक्स का भी चोरी करती हैं। आज अधिकतम मोबाइल ऑनलाइन के थ्रू बिक रहा है। रीज़न यही है कि हम लोग को सप्लाई नहीं मिलता है। हमको कोई भी नया मॉडल आता है तो उसकी 10% ही सप्लाई मिलती है, 90% सप्लाई ऑनलाइन को मिलता है। जिसमें से हम अभी एक कंपनी को हम लोगों ने आड़े हाथों लिया है, वो है ओप्पो। ओप्पो ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया है के सीरीज, जो वो ऑनलाइन ही में सिर्फ दे रही है, हम लोग को नहीं दे रही है। हम लोग को बोला जाता है कि स्टॉक का दिक्कत है, वहाँ पे स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है। इसी चीज़ को लेके कल हम लोग ओप्पो के ऑफिस तिरुपति कॉम्प्लेक्स आमगोला में है उनका ऑफिस, उसमें कल भूख हड़ताल करेंगे और धरना पर बैठेंगे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। कितने लोग शामिल होंगे? कितने? 50 से 100 लोगों का संभावना है उसमें शामिल होने का। कुढ़नी अंचल कार्यालय में एकता परिषद के माध्यम से जमा की गई आवासीय भूमिहीनों की सूची आधिकारिक सत्यापन कर उस पर यथाशीघ्र उचित पहल प्रारंभ करने, 4 लेन के बगल में जमीन खरीदने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसानों के खेत में जाने के लिए कम से कम 10 फीट जमीन रास्ते के लिए छोड़ने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को एकता परिषद उत्तर बिहार कुढ़नी मुजफ्फरपुर के बैनर के तत्वाधान में समाहरणालय परिषद स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना आयोजित किया गया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि 12 सूत्री मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष ध्यानाकर्षण धरना दे रहे हैं। अगर इस पर भी सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। एकता परिषद पिछले कई सालों से लगातार अंचल के स्तर पर, जिला के स्तर पर इन सवालों को उठाता रहा है कि देश में जो 35 लाख, बिहार में 35 लाख से ज़्यादा जो आवासीय भूमिहीन हैं, उनको आवास भूमि उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो मान सम्मान के साथ जी सके। इसके अलावा युवाओं के रोजगार, मनरेगा का सवाल, जल जमाव का सवाल, ऐसे कई सवाल पर लगातार एकता परिषद यहाँ गांधीवादी तरीके से अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से, धरना के माध्यम से लगातार ये आवाज़ उठाती रही है। आज पुनः 26 अप्रैल को निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूर्व सूचना के आधार पर यहाँ धरना दिया गया है। और ये जो मुख्य मांग है, ये 16 सूत्री मांग है, जिसमें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो नेशनल हाईवे बनने के कारण जो किसानों का ज़मीन लिया गया, मुआवजा बहुत लेट से मिला। उसके अलावा हाईवे के आसपास जो ज़मीन बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने लिया,
उसमें स्थानीय लोगों के रोज़गार का सवाल है, किसानों को आने जाने के लिए सड़क का सवाल है। ऐसे कई मसले हैं जिसको लेकर के आज ये धरना का आयोजन किया गया है। और हमारे जिला संयोजक राम लखेंदर जी हैं और प्रखंड अध्यक्ष शिवनाथ जी हैं। ये अंचल में भी पिछले वर्ष रैली किए थे और सर्किल ऑफिसर को मांग पत्र दिए थे। सर्किल ऑफिसर ने आश्वासन दिया था कि हम 3 माह के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अंततः उस पर कार्रवाई नहीं हुई और उसकी प्रति जिलाधिकारी को भी भेजी गई थी। तो आज के इस धरना के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करने का एक प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी लंबित मांगे हैं, क्योंकि इस देश में जो गरीब और वंचित समाज है उनको एक ज़मीन का टुकड़ा अपने सम्मान के लिए चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक हैं और संविधान ने उनको जीने का अधिकार दिया है सम्मान के साथ। यदि उनको कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनका अधिकार नहीं दिया जाता है तो अंततः समाज में अशांति फैलती है, तरह तरह के हिंसा प्रतिष्ठा होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो कानून सम्मत कार्रवाई है, संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है और सरकार की योजना भी है कि जिस पंचायत में अगर सरकारी ज़मीन नहीं है तो सरकार ज़मीन खरीद कर देगी और उसके लिए बाज़ाब्ता 60,000 रुपये का प्रावधान है कि प्रति लाभार्थी 60,000 रुपया दे करके उनको 10 डिसमिल ज़मीन खरीद करके दिया जाए। तो ये मुख्य मांग है और ये कुर्नी प्रखंड है और आसपास के प्रखंड के लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। चूँकि घर में महिलाएं रहती हैं और महिलाएं प्रतिदिन कई तरह की समस्याओं को झेलती हैं, तकलीफ़ को झेलती हैं, अपमान को झेलती हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि महिलाएं इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपने घर में प्राइवेसी के साथ रहें, इसलिए उनको ज़मीन दिया जाए। यही मांग को लेकर के आज यहाँ धरना दिया गया है। मंगलवार को युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज बिहार भ्रमण युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल पहुंचे, जहां युवा जदयू के जिलाध्यक्ष भारतेंदु सिंह, मुख्य प्रवक्ता कुंदन शांडिल्य सहित उपस्थित सैकड़ों जदयू नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। युवा जदयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग बैठक किया और संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लिए और युवा जदयू के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष भारद्वाज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 वर्ष में किए गए कामों को बताया। खासकर उन्होंने युवा उद्यमी योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल, ITI कॉलेज, चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। साथ ही प्रचार प्रसार करने के लिए युवाओं से अपील की और युवाओं को युवा जदयू से जुड़ने का आह्वान किया। क्या कुछ विषय है? अभी जनता दल यूनाइटेड में 12 नए प्रकोष्ठों का निर्माण हुआ है। 12 जो नए प्रकोष्ठ बनाए गए उसमें से युवा जनता दल यूनाइटेड की जवाबदेही मेरे ऊपर दी गई। जवाबदेही मिलने के बाद हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग अभी पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए जो नई कमेटी का पुनर्निर्माण प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर तक, प्रखंड स्तर तक सहित बूथ स्तर तक करना है। उस निर्माण के पूर्व हम लोग नीचे जाएँ, लोगों से जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे पार्टी के जो सम्मानित पुराने कार्यकर्ता हैं, समता पार्टी के समय के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से जो नई युवा पीढ़ी हम लोगों के साथ काम कर रही है और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सभी लोगों से बातचीत करके क्या नीचे का फीडबैक है, क्या कमी है, क्या बेसी है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों ने युवा संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने 2 तारीख को छपरा से की थी। छपरा से शुरू करके पहले चरण में 9 जिले, दूसरे चरण में 3 जिले और दूसरे चरण में 3 जिले, तीसरे चरण में 18 जिले और चौथे चरण का पहला यह मुजफ्फरपुर जिला है। 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार के संपूर्ण जिलों की समाप्ति करेंगे। 5 तारीख तक ये चलेगा हमारा युवा समाप्ति करेंगे कार्यक्रम में। नीचे जाना है, लोगों से बातचीत करना है। 2024 और 25 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिहार में होने वाले हैं, जिस प्रकार से नीतीश जी ने 17 वर्षों से बिहार के विकास के लिए रोज दिन प्रतिदिन विकास की गाथा लिख रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो बिहार उन्हें मिला था, जिस प्रकार उसकी दशा और दिशा बदलने का काम इन 17 वर्षों में नीतीश जी ने किया है, उन सभी कार्यों को देखते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं
युवाओं को जोड़ा जाए अपने साथ और आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में कैसे युवा जनता दल यूनाइटेड की भूमिका पूरी महत्वपूर्ण तरीके से जमीन तक पहुँचे, जमीन तक दिखाई दे, पंचायत बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत हों और हमारा जो पूरा यूथ संगठन है, चूँकि सबसे युवा देश है दुनिया में भारत और सबसे युवा राज्य है भारत में बिहार। जिस प्रकार से आपने पंचायत के चुनाव में देखा होगा, बड़े पैमाने पर युवाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में भी दिखी है, बड़े पैमाने पर लोग सक्रिय हो रहे हैं राजनीति में दिखी है। तो ऐसे सभी लोगों को अपने साथ जोड़ करके और पार्टी को कैसे सशक्त किया जाए, इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हम नीचे आए और ये संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिलों में जाके। उसी क्रम में आज आपके यहाँ मुजफ्फरपुर आना हुआ कुछ सवाल क्रम में आज आपके यहाँ यूनिवर्सिटी का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। 2 साल सेशन पीछे चल रहा है लगातार आपकी सरकार सेशन पीछे। एक्चुअली ऐसा आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय होते हैं वो डायरेक्ट कुलाधिपति के यहाँ से चलाए जाते हैं। सिर्फ बहाली करने की प्रक्रिया हुई पूरी तरीके से नहीं, बहाली करने की प्रक्रिया राज्य सरकार के पास होती है, फंड देने की, सैलरी देने की, वो सब चीज़ें सरकार के माध्यम से चलती हैं। सरकार अपना काम कर रही है, वो राज्यपाल कुलाधिपति महोदय का मामला है। क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ सेशन लेट चल रहा है। हम लोगों से जो संभव होगा इस चीज़ के लिए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, जो संभव होगा बिहार विश्वविद्यालय के लिए वो अलग से करने का प्रयास करेंगे। हम लोग युवा प्रकोष्ठ को भी चला रहे हैं और छात्र का जो पूरा मामला है वो कुलाधिपति महोदय के यहाँ से मामला है उस पर निर्णय लिया जाता है। फिर भी हम लोग जरूर आप कह रहे हैं तो उस पर प्रयास जरूर करेंगे कि इसको ठीक करने के लिए जो भी हमारे पहल करने से अगर कुछ सुधार होने की संभावना है तो शिक्षा मंत्री जी हैं, कुलाधिपति हैं। ऐसा चलता पूरा विश्वविद्यालय का सिस्टम कुलाधिपति महोदय के यहाँ से ही है। आप अभी कई जिले में गए हैं, युवा में एक बहुत बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। आप सरकार से हैं, वो आप सरकार पार्टी से हैं, क्या इस बात को आप सरकार तक पहुँचाएंगे कि भाई इस बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, युवा आक्रोशित है, कई जगह मुख्यमंत्री के हमला में घोषित है, कई जगह जैसे देखिए दो तीन बातें आपने कही इस बीच। जैसे देखिए तो बेरोजगारी का जो विषय है, बेरोजगारी तो कहना तो सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि हम 12 करोड़ हमारी जनसंख्या है। जो जनसंख्या घनत्व है वो आप देखिए 12 करोड़ है। हम पूरे देश में 125 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 1 करोड़ लोग नौकरी करते हैं। बिहार की आबादी उसमें से 12 करोड़ लोग नौकरी। आप अगर चाहेंगे कि सब लोगों को सरकारी नौकरी सरकार दे दे, बिहार की सरकारी नौकरी का डिमांड ज़्यादा है बिहार के अंदर, लेकिन सरकार का आप पक्ष देखिए और सरकार की सोच देखिए। सरकार जब से आई है यहाँ कोई भी ऐसा सरकारी विभाग नहीं है, लगातार चाहे वो 6 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली हो, पुलिस विभाग में लगातार बहालियाँ निकल रही हैं, कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं कि लोग हमारे जो नौजवान हो प्रशिक्षित हों। आज हर बिहार के सभी जिलों में 8,000 ऐसे लोगों को चयनित करके बिहार सरकार 10 लाख रुपए तक का रोजगार दे रही है कि आप रोजगार मांगिए मत, खुद का रोजगार सृजित करिए और 10, 20, 50 लोगों को नौकरी देने का काम करिए युवा उद्यमी योजना के माध्यम से। तो सरकार का जो सोच है वो स्पष्ट है। हम अपने जितना संभव हो सरकार अगर आप चाहिए 12 करोड़ आबादी वाला स्टेट चला रही है, चला रहे हैं नीतीश जी की जो सोच है वो एकदम स्पष्ट है कि हम सभी युवाओं को चाहे वो लोन दे करके पढ़ाने का मामला हो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चाहे उनको प्रशिक्षित करने का मामला हो, चाहे जितनी बहालियाँ बिहार सरकार कर सकती है उन बहाली के माध्यम से हर तरीके से युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने का काम धंधे लगाने की बात हो रही है। अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार में बहुत कम उद्योग, खासकर जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ चीनी मिल बंद है, खासकर जिस क्षेत्र में लगातार सरकार तक मैसेज भी गया है। नीतीश कुमार जी खुद आए भी थे, सिरौल में आए, चीनी मोतीपुर में आए, उन्होंने कहा कि चीनी मिल चालू, जब तक मिलों का वोट भी नहीं आनी, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं। देखिए अभी मोदी जी भी आए थे मोतिहारी में, तो इस तरह की बात वो कहे थे, मोतिहारी के ही रहने वाले हैं। अब देखिए आपके बगल में सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल है, वहाँ के मालिक चीनी मिल बंद करके चले गए, बोले कि हमको नुकसान मिला। उसी प्रकार से बिरला का चीनी मिल है मोतिहारी। देखिए सरकार आप जो कहे उद्योग कम है, देखिए ये आपको प्रकृति ने दिया है कि आप सी लॉक स्टेट है, आपके चारों तरफ से समुद्र है नहीं, आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल है नहीं। अगर आप बाहर से रॉ मटेरियल आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका सामान खरीदेगा नहीं। तो ये तो आपको प्राकृतिक समस्या है। बिहार छात्र संघ के जिला अध्यक्ष करण सिंह ने मंगलवार को BRA बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र नेता ने कहा कि स्नातक 2018-21 पार्ट 3 का सत्र पहले से ही 1 वर्ष पीछे चल रहा है। इतना ज़्यादा विलंब होने से छात्र छात्राओं में आक्रोश है। B.Ed सहित सभी कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। अगर समय पर परीक्षा परिणाम नहीं आया तो लाखों छात्र छात्राएं नामांकन लेने से वंचित हो जाएंगे और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो संघ विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन करेगी।
वहीं परीक्षा नियंत्रक ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर काम जोर शोर से चल रहा है। जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मौके पर जिला उपाध्यक्ष निहाल कुमार, मनीष चौधरी, रोहित सिंह और नीरज मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा सभी वरीय छात्र नेताओं ने परीक्षा नियंत्रक महोदय से मुलाकात किया। इसका उद्देश्य यह था कि 18 से 21 जो पार्ट 3 का जो सेशन अभी चल रही है वो लगभग पूर्व से ही 1 वर्ष लेट चल रही है। इसमें भी लगभग 4 महीना पहले इसका परीक्षा हुआ था, अभी तक परिणाम नहीं आया है। इसलिए छात्र में काफ़ी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। हम लोगों को बहुत सारा फ़ोन, बहुत सारा मैसेज के माध्यम से छात्रों ने बोला कि आप लोग जाइए और हमारे मुद्दे को मजबूती के साथ उठाइए। तो हम लोगों ने आज आकर के परीक्षा नियंत्रक महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। हम लोगों ने उनको बताया है कि इस तरह की समस्या है, अनेकों छात्र का भविष्य बर्बाद होने के कगार पे है। चूँकि बीएड में एडमिशन के प्रक्रिया शुरू है और यहाँ अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, इस वजह से छात्रों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इससे वो बीएड में नामांकन नहीं ले सकते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। क्योंकि पहले से ही एक साल लेट चल रही है, भविष्य तो आधी बर्बाद हो चुकी है। कम से कम जो बची खुची है उसको भी परीक्षा नियंत्रण महोदय बचाने का काम करे। इसी उद्देश्य पर हम लोग आज आए हैं और परीक्षा नियंत्रण महोदय को 7 दिन का समय दिए हैं कि 7 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान करते हुए 7 दिनों के अंदर परीक्षा परिणाम आनी चाहिए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। और ये आंदोलन ऐसी होगी कि बिहार विश्वविद्यालय की धरती को हिला करके रख देगी। आज तक के इतिहास में वैसी आंदोलन नहीं हुई होगी। वैसी आंदोलन हम लोग करेंगे 7 दिन के बाद। अगर 7 दिनों के अंदर में छात्र छात्राओं के मुद्दे के साथ काम नहीं किया गया और परिणाम नहीं आया तो परीक्षा नियंत्रक महोदय तथा बिहार विश्वविद्यालय के सभी प्रशासन एक छात्र क्रांति आंदोलन के लिए तैयार रहे। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के अद्भुत शौर्य के प्रतीक बाबू वीर कुंवर सिंह की 164वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को नागरिक मोर्चा की ओर से शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संरक्षक लाल बाबू सिंह, उपाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह, महामंत्री अरुणेंद्र सिंह, मंत्री मंगल किशोर सिंह सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दर्जनों समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों और साहित्यकारों को बाबू वीर कुंवर सिंह सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जब वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था तब उनकी भूमि स्वतंत्र थी और जिस दिन वह प्राण त्यागे उस दिन भी उनके किले पर स्वदेश और स्वधर्म का भगवा ध्वज फहरा रहा था। भारत माता के महान सपूत को आज विश्व नमन कर रहा है। आज वीर क्रांति, महान क्रांतिकारी, वीर क्रांति 1800 क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महासंग्राम वीर कुंवर सिंह की 164 कुंवर सिंह की 164वीं पुण्यतिथि है। फिरंगी सरकार के गोली से, फिरंगी सरकार के गोली से उन्होंने घायल होने के कारण हुकूमत को नापाक समझते थे, अंग्रेजी हुकूमत को नापाक समझते थे। जब फिरंगी सरकार के सिपाही ने उन्हें गोली मारी, सरकार के सिपाही ने उन्हें गोली मार दी और उनके हाथों में गोली लगी, उन्होंने काट कर हाथ को तलवार से उन्होंने काट कर उसी के कारण को समर्पित 2 दिन के बाद, उसी के कारण 2 दिन के शरीर से काफी खून आ गया, शरीर से काफी और 2 दिन के बाद आ गया था उनका निधन हो गया। और 2 दिन के बाद अप्रैल को उनका निधन हो गया। राष्ट्र 23 अप्रैल को उत्सव मनाता है, राष्ट्र और उनका विजय उत्सव मनाता है, उनका पुण्य और 26 अप्रैल को उनका पुण्यतिथि आज पुण्यतिथि नागरिक मोर्चा, युवक समिति नागरिक मोर्चा, महाराणा सेवा ट्रस्ट, महाराणा ठाकुर विचार संस्थान, डॉक्टर मणि ठाकुर विचार मंच, डॉक्टर सहित प्रसाद विचार मंच सहित के संयुक्त स्मारक भवन में सहित सभी स्मारक भवन में एकत्रित सभी महान कर्मयोगी एकत्रित होकर महान कर्मयोगी महान सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कुंवर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें मुजफ्फरपुर वासियों कर रहे हैं और भारत सरकार से कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं सरकार से, हम ये मांग करते हैं का नाम कि आरा स्टेशन कुंवर सिंह
सिंह के नाम पर किया जाए, बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर किया जाए और विजय बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव यह राष्ट्रीय स्तर के मुख्यमंत्री ने भी किया है, यह मांग उसका भी समर्थन ने भी किया है और भारत उसका भी समर्थन करते हैं कि भारत सरकार से मांग करते हैं साल से राष्ट्रीय स्तर पर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाया जाए, बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाया जाए, शामिल की जाए, उनकी जीवनी उनके जन्म में शामिल की जाए राष्ट्रीय और उनके जन्मस्थली को। आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।